तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पिछले सेशन में जब हम उत्तराखंड लेके आया था, मैं आपको चंद्रवंश के बारे में पढ़ाया था, हम रुद्रचंद्र वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम और उसमें कुछ और प्रमुख राजाओं के नाम देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी चंद्र से। इसके बाद कौन आता है? लक्ष्मी चंद्र। देखिए, जैसे इसके पिता रुद्रचंद्र ने अपना राज्य विस्तार करने की नीति अपनाई थी, वो गढ़वाल वगैरह के इलाके में भी धीरे धीरे जा रहे थे, तो इसने भी क्या किया, राज्य विस्तार की नीति को कंटिन्यू किया। ठीक है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया। इसी क्रम में बार बार क्या करता था, गढ़वाल के इलाकों में अटैक करता था, आक्रमण करते रहा, क्योंकि ये कुमाऊं में थे। तो गढ़वाल पे जब आक्रमण करते रहे 7 या 8 बार ये आक्रमण करते रहा और विफल होता गया, मतलब इसको सफलता मिली ही नहीं। ठीक, अंत में क्या होता है, एक बार ये गढ़वाल पे अटैक करता है तो उसका जो कत्यूरियों से लगा हुआ इलाका था, अर्थात जो गढ़वाल की सीमा का इलाका है, जैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की सीमा, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सीमा, इन गढ़वाल के इलाकों से लगने वाली सीमाओं को इसने अपनी अगली विजय में क्या कर दिया, जीत लिया। ठीक है, लगभग वो 8वीं विजय थी, मतलब 8वां इसका अटैक था। तो जब इसने इस इलाके को विजिट किया तो ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि फाइनली हम क्या किए, गढ़वाल के कुछ इलाकों को जीतने में या कुछ इलाकों में वहाँ के शासक को हराने में सफल रहे। ठीक है, और इसने क्या किया, इसको दिखाने के लिए पर्वत की चोटी पे जाके क्या किया, एक मतलब आग टाइप की लगाई, एक लाइटिंग टाइप की कि वहाँ पे कुछ आग वगैरह लगा के जला के लोगों को ये जताया कि हम उसमें विजित हो चुके हैं। ठीक, अब देखिए, जो ये घटना थी, इसी के बाद आपके कुमाऊं में एक प्रचलित प्रथा है, एक प्रचलित हम लोग मतलब आप कुमाऊं में मनाते हैं उस चीज़ को, उसको बोलते हैं खतड़ुआ। खतड़ुआ, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो कोई कंफर्मेशन है नहीं, फिर भी ये कहा जाता है कि लक्ष्मी चंद्र ने जब गढ़वाल पे अटैक किया, गढ़वाल को विजिट किया, उसके सीमावर्ती इलाकों को, तो उसका जो शासक था लक्ष्मी चंद्र का नाम, उसका नाम था गैड़ा। क्या था? गैड़ा। और जो गढ़वाल सेनापति था, गढ़वाल का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था खत्तर सिंह। क्या था? खत्तर सिंह। गैड़ा ने क्या किया था, इस खत्तर सिंह को पराजित कर दिया, लक्ष्मी चंद्र की ओर से लड़ रहा था, तो उसके उपलक्ष्य में क्या किया, विजय होने के बाद यहाँ क्या मनाया जाने लगा, खतड़ुआ का उत्सव मनाया जाने लगा। ठीक, अब देखिए ये सच्चा है या नहीं है, सच्चाई इसके बारे में स्पष्टता है नहीं, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे इसको प्रमाणित नहीं किया। जैसे अंग्रेज, तो आप जानती हैं एटकिंसन जो इतिहासकार हैं, अंग्रेज तो चाहते ही थे फूट डालो और राज करो की नीति, तो अंग्रेज इतिहासकार एटकिंसन भी इसका वर्णन नहीं करते हैं कि ये सच्चाई है या नहीं है। इसके अलावा जो लक्ष्मी चंद्र के ताम्रपत्र हैं, उसमें भी कहीं भी इस गैड़ा सेनापति का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि अगर गैड़ा इतना महत्वपूर्ण सेनापति था तो जिसने इस विजय को अंजाम दिया, तो उसका नाम कहीं ना कहीं होना चाहिए था। इसके अलावा कुमाऊं में जो पवाड़े होते हैं, यानी लोक गाथाएं, ठीक है, इन पवाड़ों में भी इस गैड़ा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। आप जानते हैं इतिहास में तो कुमाऊं के ऐसा ही है, गढ़वाल के कोई भी वीरंगना है या वीर है तो उसका पवाड़ों में या उनके स्थानीय तौर पे जो गाथाएं होती है उस पर उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक, बाकी जो भी है आपको एग्जाम की दृष्टि से देखना है, अगर ये पूछता है तो खतड़वा का जो है वो लक्ष्मी चंद्र से संबंध था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि कुमाऊं में एक चीज़ होती है खातड़। खातड़, खातड़ किसको कहते हैं कुमाऊं में? जैसे एक पतला सा होता है ओढ़ने या बिछाने वाला, तो ये भी माना जाता है कि जहाँ से हल्का सा सर्दी का टाइम स्टार्ट होता है, यानी शीतकाल शुरू होता है, जब ओढ़ने के लिए हल्की सी ज़रूरत पड़ती है ठंड से बचने के लिए, तो उस उपलक्ष्य में भी खतड़ मनाया जाता है। ऐसा भी खतड़ुआ के पक्ष में क्या है, राय है या जनमानस है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे गाँव में आप देखते होंगे, कुमाऊं में क्या होता है कि ककड़ी वगैरह काटते हैं, फूल वगैरह, और वो क्या करते हैं, एक हाइट वाली जगह पर जाके एक पुतला टाइप का बनाते हैं, उसको आग लगाते हैं, बच्चे गुनगुनाते हुए जाते हैं। हर घर की वो क्या करते हैं, गौशाला में जाके कुछ अजीब टाइप, मतलब कुछ काम करते हैं इस टाइप का। वो गौशाला में जाने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ पे आग लगा देते हैं उस मतलब जो स्ट्रक्चर बनाया होता है उन्होंने। और ये भी मान्यता है कि जो गाय होती है उसको शीत ऋतु से बचाने के लिए खतड़वा मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसने क्या किया था, लक्ष्मी चंद्र ने एक रैका राज्य व्यवस्था को अपनाई थी। कौन सी? रैका राज्य व्यवस्था। रैका राज्य व्यवस्था जो थी अपने आप में सुसंगठित और सुव्यवस्थित थी, तो इसने क्या किया था, उसको अपनाया था। रैका एक शासन व्यवस्था थी, जैसे कुमाऊं, जैसे मैंने आपको डिडिहाट वगैरह बताया था, जब सोर घाटी और सिरा घाटी में रैका लोग शासन करते थे, तो रैकाओं के शासन को लक्ष्मी चंद्र ने अपनाया था, सुव्यवस्थित और सुसंगठित थे। इसके अलावा क्या था, इसके टाइम पे, लक्ष्मी चंद्र के टाइम पे एक महपति शाह थे, गढ़वाल में पवार वंश का शासक था। महपति शाह के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मी चंद्र की क्या होती, पराजय हुई थी। और इसका वर्णन मिलता है कवि भरत के मानोदय काव्य में।
कवि भरत के मानोदय काव्य, मानोदय काव्य बहुत फेमस है आपका, ठीक है। मानोदय काव्य पूछता भी है किसकी है, वो कवि भरत की है। महापति शाह से लक्ष्मी चंद के क्या होता है, पराजित हो जाता है, और महापति शाह इसको यहाँ तक की धमकी देता है कि मैं अल्मोड़ा पे चंपावत पे कब्जा कर लूँगा। यानी कहीं ना कहीं उस टाइम भी चंपावत की अपनी क्या थी, वैल्यू थी। अब देखिए जैसे मुगल सम्राट इसके समय भी कोई ना कोई होगा, जैसे इसके पिता का वर्णन करता है आपका जहांगीर, वैसे ही लक्ष्मी चंद भी क्या है, जहांगीर से मिलने गया था, ठीक है। मुगल शासक कौन था उस टाइम, जहांगीर था। और जहांगीर से जब ये मिलने गया था तो उसके लिए अनेक उपहार लेके गया था, हिरन की खाल कहो या तलवार कहो, छोटे मोटे खंजर को, कुकरी कहो, इस टाइप की चीज़ें ये किससे मिलने के लिए गया था, जहांगीर से। और जहांगीर खुद अपनी आत्मकथा में इस बात का भी क्या करता है, वर्णन करता है, और यहाँ तक कहता है कि इसके बराबर पहाड़ी राजाओं में समृद्ध राजा कोई भी नहीं है, ठीक है, किसके बराबर, लक्ष्मी चंद के। अब देखिए इसके अलावा क्या करता है, एक दारमा घाटी है, तो दारमा घाटी पड़ते पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में जो आप धौलीगंगा के नदी के तट है वहाँ पे दारमा घाटी पड़ती है, जौलजीबी वगैरह के इलाके में। एक छोटा सा गांव था, एक घाटी थी नदी के किनारे। इस घाटी पे सौका लोग रहते थे। कौन, सौका। सौकाओं का क्या होता था, एक भोटियाओं की एक प्रजाति है जो तिब्बतियों के साथ व्यापार करते थे। तो इसने क्या किया, इस दारमा घाटी में सौकाओं के लिए क्या कर दिया, सौका, ठीक है, सौकाओं के लिए इसने क्या कर दिया, कुछ नियम बना दिए, ठीक। और इसके तहत इनके वहाँ व्यवस्था अपनाई कि कैसे सौका लोग रहेंगे, कैसे वो वहाँ पे अपना काम चलाएंगे। और सौकाओं से कहा गया आप तिब्बती वस्तुओं को राज दरबार में लेके आओगे, किसके राज दरबार में, लक्ष्मी चंद। इसके अलावा देखिए बहुत से भूमि पे इसने टैक्स लगाए, सिरात नामक कर था, राजकर था, इसने अलग अलग टैक्स के संबंध में भी रिफॉर्म किया। इसके अलावा देखिए इसके टाइम पे क्या था, दो टाइप की कचहरियाँ थी। कचहरी मतलब न्याय व्यवस्था। एक को बोला गया बिस्टाली, क्या बोला गया, बिस्टाली, और दूसरा को बोला गया न्योवाली। न्योवाली में क्या होता था, आम नागरिक के लिए, ठीक है, न्याय का कार्य होता था, यानी सामान्य जनता के लिए। और बिस्टाली में जो होता था सैनिकों के लिए होता था। किसके लिए होता था, सैनिकों के लिए। तो न्योवाली और बिस्टाली नामक अगर आपसे पूछता है कचहरी किसने चलाई थी, तो आप क्या कहेंगे, लक्ष्मी चंद। इसके अलावा देखिए भूमि वगैरह बंदोबस्त या अलग अलग टाइप के सेटलमेंट करने के लिए इसने राजधानी में क्या कर दिया, एक बंदोबस्त कार्यालय भी खोला था। यानी राजधानी कहाँ थी, अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा में बंदोबस्त कार्यालय किसने खोला था पूछता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लक्ष्मी चंद, ठीक। इसके अलावा देखो जो राज्यकर्मी थे वो 3 टाइप के थे। फौजदार वहाँ पे होते थे, सेना का प्रमुख था। इसके अलावा सूबेदार वगैरह होते थे, और नेगी वगैरह अलग अलग टाइप के थे। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है नहीं वहाँ पे से, ठीक है। इसके बाद इसके के पक्ष में एक प्रसिद्ध वो है, इसने 1602 ईस्वी में बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है, कौन सा, बागनाथ, उसका क्या किया था, इसने जीर्णोद्धार किया था। उसमें थोड़ा सा इसने क्या किया था, रिपेयर किया था। और क्या किया, तो शिवलिंग है, शिवलिंग पे इसने तांबे का कुछ लगा दिया उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये पूछता है लक्ष्मी चंद मतलब बागनाथ मंदिर का 1602 में किसने रिफॉर्म किया है, किसने उसको तांबे उसमें ताम्र लगा दिया, तो बागनाथ मंदिर में किसने लगाया था, लक्ष्मी चंद ने, ठीक है। जहांगीर का समकालीन था, मैंने आपको ये बता दिया। और खतौड़वा भी, इसके बारे में इतना ही। देखिए इसके बाद जब ये सत्ता में, इसके बाद ये बूढ़ा हो जाता है, तो इसका पुत्र कौन आता है, त्रिमल चंद। त्रिमल चंद अगला आता है, ठीक है। अब ये क्या था, त्रिमल चंद जब आता है 1616 से लगभग 16 से 21-22 तक ये अपने पिता के संरक्षण में, यानी एज ए युवराज काम करता है। राजा तो नहीं होता, राजा लक्ष्मी चंद ही होता है। तो पिता का काम ये कौन करता है, त्रिमल चंद करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए त्रिमल चंद जब बैठता है, उसके लिए मतलब इनके उसमें एक प्रसिद्ध आपका पद होता था, उसको बोलते थे कुमार महाराज। क्या बोलते थे, कुमार महाराज। जनरली ये राजपुत्र के लिए यूज होता था, ठीक है, कुमार महाराज। बाकी छोटे छोटे और वहाँ पे छोटे छोटे पद होते थे, जैसे गोसाई भी होते थे इनके वहाँ, एक लल्ला होता था, ये छोटे राजकुमार होते थे, ठीक है। तो जो कुमार महाराज था वो इसी को बोला गया, इसके लिए कुमार महाराज का त्रिमल चंद के लिए यूज हुआ है, ठीक। इसके बाद देखिए जब ये युवराज था, इस दौरान एक दलीप चंद था, वो 1621 से 24 तक सत्ता में रहता है। और हो सकता है किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी 1621 से 24, वो हमने देखना नहीं है, ठीक है। दलीप चंद के अलावा यहाँ पे था एक विजय चंद, ये 1 वर्ष के लिए लगभग 1625 के आसपास सत्ता पे बैठता है।
इसने क्या कर दिया, इसके टाइम पे राज्य में षड्यंत्र शुरू हो गए थे। षड्यंत्र क्यों हुए थे? विजय चंद ने क्या किया था, बुलंदशहर वगैरह के कुछ गुज्जरों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए थे। अब चंदू की सामाजिक मान्यता के अनुसार ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। तो जब इसने ये काम किया तो इसके खिलाफ राज्य में असंतोष उत्पन्न हो गया। असंतोष उत्पन्न हो गया, उसी का फायदा उठाते हुए त्रिमल चंद ने क्या कर दिया, इसकी हत्या में सहयोग कर दिया। और कोई जो भी था वो सरदार, उसका नाम आपने देखना नहीं है, तो उसके सहायता से, कोई कारकी था, उसकी सहायता से इसकी हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद वो अपना क्या बैठ गया, गद्दी में। यानी 1626 से आसपास से 1638 के आसपास तक कौन बैठता है, ये ईयर वगैरह याद मत करना, ये आते नहीं है आपके, ठीक है। त्रिमल चंद गद्दी पे बैठते हैं। जैसे ही त्रिमल चंद गद्दी पे आता है, इसने क्या करता है, इसको पता था राज्य में षड्यंत्र होते, जितने वो षड्यंत्र करने वाले थे उन लोगों को ये क्या कर देता है, या तो राज्य से देश निकाला कर देता है या उनको उनकी हत्या करवा देता है, ठीक है। षड्यंत्रों से अपने राज्य को मुक्त करवा देता है कौन, त्रिमल चंद, ठीक। इसके बारे में इतना ही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका पेपर में आने की दृष्टि से है वो है बाज बहादुर चंद, ठीक है। इसको आपने देखना है, बाज बहादुर चंद, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसमें क्या क्या तथ्य हैं देखिए। एक तो इसने नारायण की उपाधि ली, नारायण, इसको नारायण भी बोला जाता है, नारायण विष्णु का प्रतीक, ठीक है, नारायण विष्णु को बोलते हैं। अब इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सामने आ गया था। ये जताना चाह रहे थे आम जनमानस में कि हम लोग के हैं, विष्णु के अवतार भी हैं, यानी भगवान की ओर से हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। तो नारायण की उपाधि इसने धारण कर ली, ठीक है। इसके अलावा देखिए, नारायण की उपाधि के अलावा इसका ये जो समकालीन था, ये दो शासकों, दो मुगल शासक, एक तो था शाहजहां, ठीक है, और दूसरा था औरंगजेब। ये इनका क्या था, समकालीन था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाज बहादुर संघ किस मुगल सम्राट है, किनके समकालीन था। इसके अलावा इसने बहुत अधिक अपना राज्य का विस्तार किया। सर्वाधिक राज्य विस्तार अगर पूछता है आपसे तो बाज बहादुर चंद ही था जिसने अपने राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। पश्चिमी नेपाल, ठीक है, गढ़वाल में श्रीनगर तक के इलाके, इसके अलावा नीचे बरेली और तिब्बत के इलाके तक ये क्या कर गया, पहुंच चुका था, ठीक है। इसने इन इलाकों पे कब्जा करने के बाद अपनी सैनिक शक्ति से इनको क्या कर लिया था, जीत दिया था। और सैनिक सुदृढ़ता वहाँ पे क्या कर दी थी, स्थापित कर दी थी। किसने, बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। इसके अलावा इसने भी बहुत ज़्यादा टैक्स में रिफॉर्म किया, ठीक है, टैक्स सिस्टम को इसने रिफॉर्म किया, आम जनमानस के लिए, कर के लिए नए नए स्ट्रक्चर लेके आया। साथ ही इसने क्या कर दिया, जो बेगारी प्रथा थी वो 1 माह में सिर्फ 1 बार होगी, ठीक है। बेगारी प्रथा को क्या कर दिया इसने, बेगार प्रथा, इसको इसने क्या करता है, 1 माह में सिर्फ 1 दिन। अब बेगार क्या होता है, बिना आपको, मतलब आपको एक राज्य के लिए काम करना होगा, उसके उपलक्ष्य में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आजकल मजदूरी वगैरह देते हैं, तो ये फ्री में काम करना होता था, बेगार। तो इसने क्या कर दिया, मंथ में सिर्फ 1 बार आप क्या करेंगे, बेगारी प्रथा करेंगे। किसने किया था, बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। इससे आगे देखते हैं इसमें होता क्या, देखो ये क्या था, जब ये शासन कर रहा था तो तराई के इलाके में, अब सबसे बड़ी समस्या इसके साथ थी तराई का इलाका। तराई का इलाका बहुत ज़्यादा क्या था, रेवेन्यू देता था इनको, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चंदू के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लाखों रुपए वहाँ से क्या मिलता था, इनको इनकम होती थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कटेहर के हिंदू सरदार। कटेहर में मुझे लगता है कि ये रोहिलखंड वगैरह के आसपास पड़ते होंगे, ठीक है, शायद संभवतः। तो कटेहर के जो हिंदू वो थे शासक, ये हिंदू सरदार थे, वो क्या कर रहे थे, तराई पे रेगुलर आक्रमण कर रहे थे, ठीक, और वहाँ लूट खसूट करते थे। इनसे बचने के लिए इसको कुछ नहीं सूझा और ये कहाँ चला गया, शाहजहां के दरबार में, शाहजहां के, ठीक है। आपसे पूछता है कटेहरों से बचने के लिए कौन चंद शासक शाहजहां के दरबार में गया था, आपको आंसर आने से बाज बहादुर चंद, और हेल्प के लिए गया। उसको बहुत सी चीज़ें इसने उपहार दी। शाहजहां ने क्या किया, उस टाइम पे गढ़वाल, जो मुगल सेना थी वो गढ़वाल आक्रमण पे थी, यानी गढ़वाल के अभियान पे थी, और इससे कहा बाज बहादुर चंद से तो गढ़वाल अभियान में मुगल के साथ सम्मिलित हो जाए। जैसे ये सम्मिलित होता है, इसने बहुत अच्छी अपनी बहादुरी का परिचय देता है, अपनी वीरता का उसको बताता है, और मुगल सेना की बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी को देखते हुए शाहजहां क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और बहादुर की उपाधि देते हैं, बहादुर, ठीक है। अगर पूछता है बहादुर की उपाधि किसने दी, तो शाहजहां ने। अब तराई के इलाके से परेशान था, तो इसने, इसको खुश होते हुए शाहजहां इसको तराई में क्या कर देता। उस टाइम देखिए मुगल वंश का, जिस टाइम पे गढ़वाल में आपका अटैक कर रहे थे, खली खुल्ला खां उसका नेतृत्व कर रहा था। कौन, खली
खुल्ला खान, ठीक है, ये पूछेगा नहीं आपसे, तो मुगल का गढ़वाल की ओर पे था, खलीफुल्ला खान नेतृत्व कर रहा था। तो जब ये बाज बहादुर चंद क्या करता है, शाहजहां से तराई के क्षेत्र के लिए हेल्प मांगता है, तो शाहजहां इसको रुस्तम खां, एक सेनापति था, रुस्तम खां के नेतृत्व में, मुरादाबाद का था वो, मुरादाबाद का जो इलाका था उसको रुस्तम खां को दिया गया था। रुस्तम खां को भेज देता है, किसके साथ, रुस्तम खां को भेज देता है बहादुर चंद के साथ तराई के इलाके के लिए, जहाँ की कटेहर सरदार शासन कर रहे थे, यानी उस पर अटैक कर रहे थे। कटेहरियों को इनने क्या कर दिया, वहाँ से पराजित कर दिया और तराई पे इसका कब्जा हो गया। और अपनी इसी याद को देखते हुए इसने बाजपुर नगर की स्थापना की। आपसे पूछता है बाजपुर किसने बनाया, ठीक है, और बाजपुर नगर की स्थापना इसने क्यों की, आगे के टाइम पे इस इलाके को बचाया जा सके इनके आक्रमण से, और वहाँ इसने अधिकारियों की भी क्या कर दी, नियुक्ति कर दी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे क्या होते हैं, इसके जब ये शासन कर रहा था उसी दौरान क्या होता है, 1658-59 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था कि अगला गद्दी में कौन बैठेगा, क्या औरंगजेब बैठेगा या उसका भाई दारा शिकोह बैठेगा, उन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, औरंगजेब की विजय हो जाती है, दारा शिकोह क्या हो जाता है, पराजित होता है। दारा शिकोह जैसे ही पराजित होता है, उसका पुत्र, किसका, दारा शिकोह का, वो उसका नाम था सुलेमान शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह का पुत्र। आपसे पूछता है सुलेमान शिकोह, ये भाग के शरण ले लेता है बाज बहादुर के उसमें, ठीक है, कुमाऊं की ओर आ जाते हैं। अब देखिए एक तो ये मुगलों का मतलब मुगलों के अधीन रहते थे, मुगलों को कभी भी निराश नहीं करना चाहते थे। अब औरंगजेब सत्ता में आ गया था, दारा शिकोह का पुत्र भाग के आ गया। अब ये क्या करे, इसके लिए बहुत द्वंद्व की स्थिति होगी, ये बीच में फंस गया कि या इसको शरण दें तो मुगलों से दुश्मनी, न दें तो अपने जो चंदुवंश की परंपरा थी शरणार्थी का सम्मान करना। तो इसने बहुत ज़्यादा चालाकी से क्या किया, इस सुलेमान शिकोह को कुछ उपहार देके गढ़वाल की ओर लगा दिया, ताकि कल के दिन मुगल हमसे कुछ न कहें, जो कहें गढ़वाल वंश से, ठीक है। बहुत बहादुरी का परिचय दिया इसने। तो आपसे पूछेगा सुलेमान शिकोह किसके दरबार में आए थे, तो बाज बहादुर चंद के। इसने कहाँ भेजा इसको, आपका गढ़वाल की ओर। जैसे ही ये गढ़वाल की ओर गया, उसके बाद क्या होता है देखिए, तिब्बत अभियान इसका बहुत प्रसिद्ध अभियान है, तिब्बती अभियान, ठीक। देखिए तिब्बत में क्या था, तिब्बत की ओर कैलाश मानसरोवर की ओर जाने वाले यात्री और तिब्बत के साथ भूटांतिक व्यापार होता था, भूटियाओं का तिब्बत से व्यापार था, कैलाश मानसरोवर का रास्ता वही था। वहाँ पे हूण जाति का आक्रमण होता था, किसका, हूण का, हूण जाति कहते हैं। इस हूण के आक्रमण से बचाने के लिए इसने तिब्बत में हूणियों को 1670 के आसपास क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और जो भूटांतिक व्यापार है और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको क्या किया, इसने सुचारू रूप से आगे बढ़ने दिया। और हूणियों को पराजित किसने किया, आपसे पूछता है तो बाज बहादुर चंद ने, ठीक। जिस टाइम ये हूण आक्रमण पे गया था, पवार वंश से इसका लगातार संघर्ष जारी था, उनके साथ हमेशा ये युद्ध की स्थिति में थे। तो पवार वंश ने इसी का फायदा उठाते हुए, जब ये तिब्बती अभियान था, चंद वंश पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जैसे ही ये इसको पता चलता है कि चंद वंश पे आक्रमण हो गया, ये वापस आने के बाद दोबारा से फिर से क्या करता है, पवार पे अटैक कर देता है और लोहागढ़ और बाधानगढ़, दो इलाके थे, उनको जीत लेता है। कौन, लोहागढ़ और बाधानगढ़। इन इलाकों को जीतने के बाद ये पवार वंश को श्रीनगर तक क्या कर देता है, खदेड़ देते हैं। इस स्थिति को देखते हुए बाद में पवार शासक बाज बहादुर से क्या करता है, समझौता करता है, उसको सैन्य खर्च देता है, उपहार देता है। बदले में जो जीते इलाके हैं बाज बहादुर चंद द्वारा वो पवार वंश को वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कि बार बार देखिए बहुत परेशान थे बाज बहादुर चंद से पवार वंशी, ठीक है, क्योंकि इसे आक्रमण कर देता था, उनके इलाकों को जीतता था। इस दौरान क्या होता है, जब पवार वंश अटैक करता है तो कत्यूरियों ने उनकी सहायता की होती है। कत्यूरी के जो वंशज थे उस टाइम पे, पाली पछाओं का जो कत्यूरी था वो उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। और ये क्या करता है, उसको बदला लेने के लिए कत्यूरियों पे फिर से क्या करता है, अटैक कर देता है। और मानिला जो अल्मोड़ा में पड़ता है, मानिला के इलाके को, किले को जीतने के बाद सल्ट को क्या कर देता है, चंदवंश में मिला देता है, ठीक है। सल्ट को भी क्या कर देता है, चंदवंश में मिला देता है। साथ ही साथ क्या करता है, 1673-74 के आसपास एक व्यास घाटी है, इसको भी किस में मिला देता है, व्यास घाटी को चंदवंश में, ठीक है। व्यास घाटी को मिलाने वाला भी यही था। और व्यास घाटी पड़ती है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, वो बाद में ज्योग्राफी में समझाऊंगा मैं आपको। और एक गूंठ नाम की भूमि क्या कर देता है, ये पुजारियों को दान भी देता है। कौन सी, गूंठ भूमि, ठीक है। ये किसके लिए होती थी, ये होती थी जो कैलाश मानसरोवर वगैरह जाते थे ना, उनके लिए जो पुजारी क्या करते थे, वहाँ पे उनकी बंदोबस्त करते थे, मंदिरों की रक्षा वगैरह करते थे। पुजारियों को इसने गूंठ भूमि क्या कर दी, दान कर दी, ठीक। अब देखिए जब सब इतनी चीज़ें होती हैं तो कत्यूरी जब
कत्यूरी को ये भगाता है, कत्यूरी जब भागते हैं तो ये कत्यूरी क्या होता है, गढ़वाल की ओर भाग जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, लूटपाट करने का काम। उसी लूटपाट को बचाने के लिए एक वीरंगना सामने आती है जिसका नाम था तीलू रौतेली, ठीक है। वो हम अलग सेक्शन देखेंगे तीलू रौतेली का। तीलू रौतेली उनसे लंबा संघर्ष करते हैं, उनको पराजित करती है और इसी दौरान धोखे से तीलू रौतेली की जब वो नयार नदी के तट पर नहा रही होती है, पूर्वी नयार, उसकी एक रामू रजवा नामक कत्यूरी जो सेना वो होता है, सैनिक होता है, वो उसकी हत्या कर देता है। तीलू रौतेली हमारा अलग सेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके बारे में एक फैक्ट है, इसने एक हथिया देवाल नामक मंदिर बनाया था। एक हथिया देवाल, ये पिथौरागढ़ के थल में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, थल में। और ये थल कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ जिले में। एक हथिया देवाल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही पाषाण पे बनाया गया, एक पाषाण को, एक पत्थर को तराश करके बनाया गया और इसकी तुलना की जाती है कैलाश और एलोरा के मंदिरों से, ठीक है। किसकी, एक हथिया देवाल की। ये भी किसने बनाया था। उसके अलावा होता क्या है, देखिए जब बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल में पवार शासकों को हराता है तो इसके उपलक्ष्य में वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति को क्या ले आता है, अल्मोड़ा अपने राजधानी में, अपने किले में ले आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा कौन सा शासक लाया पवार वंश से विजित करने के बाद, तो आपको क्या बताना है, बाज बहादुर चंद। आपको शायद मुझे लगता है, मेरे ख्याल से जो नंदा देवी का मंदिर है अल्मोड़ा में, वो इसी की देन है, ठीक है। मतलब वो जो मूर्ति थी वो यही लेके आया था। अब देखिए होता क्या है कि गढ़वाल का पवार वंश इससे काफ़ी परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि ये बार बार अटैक कर देता। बहुत प्रतापी, वीर और कर्मठ शासक था, ठीक है। इसकी शुद्ध व्यवस्थाएं जो है बहुत ज़्यादा क्या थी, अच्छी थी। और ये अपने शासन व्यवस्था को मुगलों के अकॉर्डिंग बनाने की सोचता था। कौन बनाना चाहता था, बाज बहादुर चंद। अब देखिए उस टाइम पे गढ़वाल में एक शासक था, उस शासक का नाम था मेदिनी शाह। क्या था, मेदिनी शाह, मेदिनी शाह, ठीक है। ये मेदिनी शाह क्या कर देता है, औरंगजेब के दरबार में चला जाता है, ठीक, किसके, औरंगजेब के। और मेदिनी शाह औरंगजेब के दरबार में जाने के बाद औरंगजेब से ये कहता है कि जो बहादुर चंद है, बाज बहादुर चंद, उसके पास पर्याप्त सोना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, सोना है, और उसको आप ले सकते हैं। तो औरंगजेब मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी सेना कहाँ भेज देता है, तराई की ओर चंदवंश पे आक्रमण करने के लिए। तराई के इलाके पे जब मुगल सेना पहुँचती है तो इसने बहुत ज़्यादा अपने सूझबूझ का परिचय देते। एक अलीवर्दी खां का नाम, अलीवर्दी खां नाम का व्यक्ति था, अलीवर्दी, ये इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अलीवर्दी खां की सहायता से इसने क्या कर दिया, मेदिनी मतलब औरंगजेब को मनवाने में कामयाब हो गया, यानी औरंगजेब को मनाने में कामयाब हो गया। अब औरंगजेब को मनाने का ये मतलब था कि चंदवंश के जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ मुगल सेना अब नहीं आई। तो आप ये कह सकते हैं कि चंदों को मुगल सेना के मुगल आक्रमण से बचाने वाला भी कौन था, बहादुर शाह, क्योंकि औरंगजेब की सेना तराई तक पहुँच चुकी थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, देखिए एक बहुत, अब बाद में तो अब कोई भी शासक बूढ़ा तो हर कोई होता है, जब ये बूढ़ा हो जाता है तो इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, उसका नाम है उम्र भयो 80 बुद्धि गई नस्सी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इसके लिए क्या उक्ति यूज होती है, उम्र भयो 80, यानी 80 साल की उम्र हो गई है, बुद्धि गई नस्सी, यानी बुद्धि क्या होगी, नष्ट हो चुकी है, ठीक है। वो किसके लिए यूज होती है, बाज बहादुर चंद के, मतलब जब वो बूढ़ा हो जाता है उसके लिए ये युक्ति यूज की जाती है, ठीक है। ये आपका बाज बहादुर चंद था। और एक लास्ट चीज़ है, भोटियाओं और होनियों से इसने क्या था, सिरती नामक कर लिया था। कौन सा, सिरती, ठीक है। और इस सिरती का नकद के रूप में लिया जाता था, किससे लिया इसने, भोटिया और होनियों से, ठीक, होनियों से। अब देखिए आज का सेशन तो इतनी चीज़ें। अब आपको देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। बाज बहादुर चंद के बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या था, वो नारायण की उपाधि उसने ली, ठीक है ना। विष्णु का अपने आप को बताना चाहता था। राज्य विस्तार बहुत अधिक किया, तिब्बत कहो, गढ़वाल कहो, पश्चिमी नेपाल कहो, बरेली के इलाके तक कहो। शाहजहाँ औरंगजेब का समकालीन था। सबसे महत्वपूर्ण है, इसके टाइम पे सुलेमान सिकोह ने यहाँ पे शरण ली थी। मुगल शहजादा था वो, यानी जो औरंगजेब था उसके भाई का पुत्र था, और वो भाग के यहाँ आया था। आपसे पूछेगा बाज बहादुर चंद, और कितनी बुद्धि का प्रयोग करते इसने उसको गढ़वाल में भेज दिया ताकि मुगलों से दुश्मनी ना हो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, लक्ष्मी चंद देखा, त्रिमल चंद देखा। त्रिमल चंद वाला छोड़ देना, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट में हमने क्या देखा आज, उसके बाद ये बाज बहादुर चंद। इन तीनों को आप ढंग से पढ़ना, उसके बाद कोई भी किताब आप पढ़ना, आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है। बाद में जब चंद खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पूरी सीरीज से बता दूंगा वन लाइनर कहाँ से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।